हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। हमसे पूछा जा रहा है कि जिस तरह से 5 10 से संबंधित है उसी तरह 16 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा हमें बताना है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो हमें करना क्या होता है, ये देखना होता है कि जो दो पेयर संख्याओं का दिया होता है उनमें क्या संबंध बन रहा है। यानी यहाँ पे हम ये देखेंगे सबसे पहले कि 5 और 10 में क्या रिलेशन बना सकते हैं, क्या लॉजिक बन करके 5 10 एक दूसरे से कोरिलेट हो रहे हैं। उसी तरह से वही रिलेशन वही लॉजिक हम लोग 16 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, अगर बिल्कुल सामान्य नज़र से देखेंगे तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि 5 है, 5 से 10 हो रहा है तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आ जाएगा, होगा कि नहीं। बिल्कुल। तो इसी तरह 16 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो 32 किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन में किसी नहीं है। तो कहने का मतलब कि 32 ऑप्शन में नहीं है। तो ये जो मैं लॉजिक हम लोग लगा रहे हैं कि 5 में 2 का मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है, ये लॉजिक गलत है। यानी कुछ न कुछ और हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? कुछ न कुछ और हो रहा होगा, क्योंकि ऑप्शन में जो भी आपका आंसर है ऑप्शन में भी तो आना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि आप बोल दीजिएगा कि नहीं नहीं भैया ऑप्शन गलत है, तो ऐसा होगा नहीं। चलिए कुछ और सोचते हैं हम लोग। क्या करें, अब एक चीज़ और देख रहे हैं कि 5 से 10 हो रहा है और 10 से सपोज करें। देखिए यहाँ पे वाइस वर्सा कंडीशन होता है। 5 से भी हम 10 रिलेट कर सकते हैं और 10 से 5 को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सोचने वाली बात नहीं होती है। अगर हम लोग 10 का हाफ भी करें तो 5 आ जाए, तो यहाँ पे भी 32 रहेगा, तभी तो हाफ करेंगे तो 16 आएगा। यानी ऐसे भी नहीं बन सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा चीज़ हमारे पास कुछ बचता नहीं है, तो 5 का हमने स्क्वायर कर लिया तो कितना आ गया? 25 आ गया। आ गया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। 5 का हमने स्क्वायर किया, 25 आ गया। और 25 में डिजिट क्या है? 2 है और 5 है, और 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर दिया डिजिट का तो 10 आ गया। सेम चीज़ हम लोग इसमें 16 में करेंगे और क्वेश्चन मार्क में हम क्या करेंगे? 16 का स्क्वायर कर लेते हैं। क्या करते हैं? 16 का स्क्वायर कर लेते हैं। कितना आ गया? 256 आ गया। आ गया कि नहीं? बिल्कुल। और इनके डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे हमने 2 और 5 में किया। 2 इंटू 5 इंटू 6 कर लेते हैं, तो 5 दूना 10 और 10 छके 60, यानी कि कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और अब देखिए 60 किसी ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए इस तरह का प्रश्न कई दफ़ा आ जाता है ना, तो पहले नज़र में आप नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग मॉक दिया करिए, जितना हो सके अधिक से अधिक प्रैक्टिस किया करिए और बारीकियों को समझिए कि कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, मैं ही नहीं, कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो बारीकियाँ समझिए कि टीचर सोच कैसे रहा है, टीचर का अप्रोच क्या रहा है। ठीक है, तभी आप कोई भी आपको नया प्रश्न मिलेगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। और ऐसे नहीं सोचेंगे तो आप क्या होगा क्या कि आप एक ही तरीके को लेकर के उसी पे लगे रहेंगे, आपका टाइम भी किल होगा और आंसर भी नहीं आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? हमें एक सीरीज दे रखा है 22A 42E 62I और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? देखिए ऐसा जब भी प्रश्न मिले ना तो समझिए बिल्कुल इजी होता है, बिल्कुल लल्लू प्रश्न होता है। ऐसा कोई भी सीरीज जिसमें नंबर और अल्फ़ाबेट का क्या दिया गया हो, संयोजन दिया गया हो, वह सीरीज हमेशा आसान होता है। इस बात को आप लोग कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल 100% सही बोल रहा हूँ। इसलिए सही बोल रहा हूँ कि हमने इतने मॉक दिए, इतने लगाए प्रश्नों के, तो पता है कि कौन सा प्रश्न कैसा रहेगा, तो उसके सलूशन क्या हो सकते हैं, इजी बनेगा प्रश्न या कठिन बनेगा। क्योंकि होता क्या है ना कि सपोज करिए मान लीजिए जब नंबर दिया है और क्या दिया है? अल्फ़ाबेट दिया है, तो कई दफ़ा नंबर में कन्फ्यूजन हो जाता है कि नंबर 22 से 42 कैसे बनेगा, 42 से 62 कैसे बनेगा। लेकिन कई दफ़ा अल्फ़ाबेट पकड़ करके आप सॉल्व करते हैं तो अल्फ़ाबेट से जो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आता है, होना चाहिए अल्फ़ाबेट, वह ऑप्शन में एक ही जगह दिया होता है, तो हम आसानी से मार के निकल जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी अगर ऐसा सीरीज मिले तो ये समझ जाइए कि फिर आपके बल्ले बल्ले हैं, आप आसानी से कर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ऐसा प्रश्न मिलता है तो हम पहले नंबर को करते हैं, उसके बाद अल्फ़ाबेट को करते हैं। ठीक है, या फिर आप अल्फ़ाबेट को पहले कर सकते हैं, नंबर को बाद में कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन नंबर शुरू में दिया है तो नंबर को हम लोग देख लेते हैं।
नंबर भी कुछ नहीं हो रहा, 22 से 42, 42 से 62 हो रहा है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर दिया है, तो जाहिर सी बात है कुछ प्लस हो रहा होगा। तो 22 में क्या प्लस कर दे कि 42 आ जाए, 20 ऐड कर देते हैं, और 42 में क्या ऐड कर दे कि 62 आ जाए, प्लस 20 ऐड कर देते हैं। यानी जाहिर सी बात है प्लस 20 ऐड हो रहा है, तो आगे भी प्लस 20 ऐड होगा। तो 62 में जब हम 20 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 82 आ जाएगा। कितना, 82। ओके, तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं। एक काम और किया करिए, आपने सिर्फ नंबर को सॉल्व किया 82 आ, तो ऑप्शन में भी देख लीजिए कि किस ऑप्शन में 82 दिया है। यहाँ तो चारों ऑप्शन में 82 दिया है। बनाने वाले क्वेश्चन ने बिल्कुल सोच समझ के बनाया है कि बच्चों की इज्जत लूटी जाएगी जब वो प्रश्न करेगा, तो ठीक है। लेकिन कई दफ़ा बच्चों ऐसा होता है ना कि एक ही ऑप्शन में 82 दिया होता है, कई जगह होता है कि और बाकी ऑप्शन में कहीं 70 देता, कहीं 75 देता, कहीं 80 देता, तो वहाँ तो हम इजीली मार के निकल जाते हैं ना, हमको अल्फ़ाबेट देखना नहीं पड़ता। लेकिन अल्फ़ाबेट भी देख लेते हैं। यहाँ पे ए से ई हो रहा है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, ई का 5 होता है, यानी यहाँ कितना ऐड हो रहा है, +4 ए में ऐड हो रहा है, ठीक है। और ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, आई का 9 हो रहा है, तो कितना, +4 ऐड हो रहा है। जाहिर सी बात है +4 ऐड हो रहा है, तो आगे भी +4 ऐड होगा। आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, 9 में 4 ऐड करेंगे 13, 13 किसका प्लेस वैल्यू होता है, यम का। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, 82 बनेगा। और 82 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। फिगर काउंटिंग का प्रश्न है। एसएससी हो या रेलवे या स्टेट एग्जाम, एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। एसएससी में बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है आपका। यहाँ पे मैक्सिमम जो प्रश्न बनते हैं आपके किससे बनते हैं, ट्रायंगल से ही बनते हैं, त्रिभुज काउंटिंग का ही पूछता है। लेकिन इस तरह के जो काउंटिंग फिगर के प्रश्न बन जाते हैं, स्क्वायर से बन जाएगा, यानी वर्ग से बन जाएगा, आयत से बनता है, सर्कल से रेयर बनता है, और आपका त्रिभुज से ज़्यादा बनता है, ठीक है। और आप लोग इसको अच्छे से नहीं करेंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि फिगर काउंटिंग के प्रश्न मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं। इजी लगता है लेकिन हम लोग गलती करके निकल जाते हैं। 20 आंसर आने वाला होता है और 18 मार के निकल जाते हैं, क्योंकि हमने काउंट 18 ही कर पाते हैं। तो इसलिए ध्यान से समझिएगा कि इसका अप्रोच क्या रहेगा करने के लिए कोई भी काउंटिंग फिगर मिले तो। सबसे पहले तो एक काम किया करिए आप लोग, जो फिगर दिखे आपको स्पष्ट कि यहाँ बन रहा है, उसको आप लोग काउंट कर लीजिए। मैं काउंट करता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 10, 10 मुझे कितना मिल गया, 10 मुझे त्रिभुज मिल गया, जो मुझे साफ साफ दिख रहा था। जो मैं बिंदी डॉट किया हूँ वो सारे त्रिभुज हैं, आप लोग देखिए। और दूसरा आप लोग काम एक किया करिए, जब भी फिगर काउंटिंग का प्रश्न करिए तो आपने क्या किया कि जो दिख रहा है आपने कर लिया, उसके बाद पूरा ब्रॉड में उसको पिक्चर को देखिए, पूरा बिल्कुल फैला करके देखने की कोशिश करिए। फैला करके कहने का मतलब कि एकदम ओवरऑल व्यू पूरे फिगर का देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बड़ा से बड़ा क्या बन रहा है और कि कहाँ पे हिडन आपका ट्रायंगल है, तभी आप उस चीज़ को देख पाएंगे, ठीक है। 10 तो मैंने काउंट कर लिया। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें चलते हैं यहाँ पे 10 के बाद यहाँ पे देखते हैं ये वाला 11 होगा कि नहीं। सेम अपोजिट में यहाँ भी है कि नहीं, 2 यहाँ भी है, इसके अपोजिट में यहाँ भी है कि नहीं, और सेम यहाँ, यानी 4 तो हमें ऐसे मिल गया, 4 मिल गया कि नहीं। तो 4 और हम प्लस कर लेते हैं, +4 क्या करते हैं, +4 कर लेते हैं, ओके। अब देखते हैं, +4 तो हमें मिल गया। अब एक चीज़ और देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम इसको लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये भी तो एक ट्रायंगल है कि नहीं, बिल्कुल है। एक यहाँ हो गया, एक इसके अपोजिट में बनेगा, सेम एक यहाँ भी तो बनेगा ना, और सेम इसके एक अपोजिट में बनेगा, तो 4 यहाँ भी हो गया। कितना बन गया, 4 यहाँ भी बन गया, ओके। यहाँ पे क्या था, +4 था, +4 और बन गया, ओके। अब ध्यान से एक चीज़ और देखने की कोशिश कीजिएगा, क्या 4 + 4 तो मैंने कर दिया, एक चीज़ और ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ भी तो एक बनेगा ना प्यारे बच्चों, यहाँ भी तो एक बनेगा ना, इसको मैं काउंट नहीं किया हूँ, ऐसा मत सोचिए कि मैं काउंट किया हूँ। यहाँ भी तो एक बनेगा ना पूरा, और यह भी तो एक बनेगा ना, यह भी तो एक बनेगा ना, यानी 2 और मुझे मिल गया। तो हमारे पास टोटल 10 + 4 + 4 + 2 यानी कि 10 4 14 4 18 2 20, टोटल कितने बन जाएंगे हमारे त्रिभुज 20। 20 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कूट भाषा में यदि नीट को 14 51 20 के रूप में लिखा जाता है तो ट्रीट को क्या लिखा जाएगा। बेहद इजी प्रश्न है।
इजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार आप लोगों से यही बात बोलता हूँ कि जब भी अल्फ़ाबेट को कूट किया जाए नंबर से तो वहाँ पे सिंपल प्लेस वैल्यू का गेम होता है और कुछ भी नहीं होता है। या तो अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू को डायरेक्ट कोड किया गया होगा या तो अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू में कुछ ऐड या सब्सट्रैक्शन करके कोड किया गया होगा। यही 3 केस बनता है और कुछ नहीं बनता है। तो जब भी आपको इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए दिमाग में कि जब भी अगर आपको अल्फ़ाबेट को कूट करे अगर वो नंबर से तो आपको कुछ नहीं करना है। जो अल्फ़ाबेट दिया है उसका आप लोग प्लेस वैल्यू लिखिए तुरंत। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ नहीं तो मैं डायरेक्ट इसको करके निकल जाता। n का प्लेस वैल्यू 14, e का प्लेस वैल्यू 5 और a का प्लेस वैल्यू 1, t का प्लेस वैल्यू 20। ठीक है, यानी 14, 51, 20 और यही सेम चीज़ तो इन्होंने यहाँ कोड किया है। यानी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू की कोडिंग की जा रही है। क्या की जा रही है? डायरेक्ट प्लेस वैल्यू की कोडिंग तो ही हो रही है ना बच्चों, बिल्कुल हो रहा है क्योंकि 14, 51, 20 प्लेस वैल्यू को ही तो लिख दिए हैं। तो सेम चीज़ हम लोग इसमें ट्रीट में कर लेते हैं। अब मैं ट्रीट में मैं लिखूंगा नहीं प्लेस वैल्यू, मैं डायरेक्ट इसको लिखने की कोशिश करूंगा। टी का 20 होता है, ओके डियर। आर का 18 होता है, ओके डियर। ई का 5 होता है और ए का 1 होता है, टी का 20 होता है। तो देखिए 2018 और 51, 20 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, 2018, 51, 20। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर इस वीडियो से आप कुछ भी सीखे, जरा सी भी कुछ सीख करके अगर आप जाते हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना प्यार ज़रूर देते जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर है, तो अंतिम से उसका क्या स्थान है? बिल्कुल एक फिक्स सेट पैटर्न का प्रश्न है और इसको करने का तरीका बिल्कुल फिक्स होता है, कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिल जाए तो हमें क्या करना होता है? टोटल विद्यार्थी लिखना होता है और माइनस स्टार्टिंग में नितिन का प्लेस दिया है 18 स्टार्टिंग से और +1 कर देना है। ऐड कर माइनस कर लेते हैं, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया, +1 ऐड कर लेते हैं तो 31 1 32, यानी 32 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसे क्यों किया? पहले तो इस तरीका को आप जान लीजिए, कुछ नहीं करना होता है। जब भी आपको बोले कि 50 विद्यार्थी हैं, चाहे 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में किसी व्यक्ति राम का शुरू से स्थान यानी स्टार्टिंग से जो प्लेस है 18वां है, तो लास्ट से उसका प्लेस बताइए। तो कुछ नहीं करना होता, टोटल में से स्टार्टिंग प्लेस माइनस करना है, +1 करना है, राइट आंसर आ जाएगा। और आप इसको ऐसे थ्योरेटिकली भी समझ सकते हैं। मैं कैसे इसको बता रहा हूँ समझिएगा। जाहिर सी बात है कि अगर 49 विद्यार्थी हैं क्लास में और शुरू से नितिन का स्थान 18वां है, बात समझिएगा, 18 यहाँ पे इसका नितिन है यहाँ पे, तो इसके बाद कितने बच्चे बचे होंगे भाई? यहाँ इसके बाद यानी पीछे 31 बच्चा बचा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, तभी तो टोटल 18 होंगे ना। तो जब लास्ट से काउंट करना शुरू करेंगे इसका प्लेस वैल्यू तो 31 तक तो रहेगा ही और 18वां एक खुद ही है, तो यहाँ तक आना है तो 31 और एक कितना हो गया? 32, यानी अंतिम से उसका स्थान क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। रंगमंच, मनोरंजन जिस तरह संबंधित है उसी तरह मंदिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है। सेम 1 नंबर का प्रश्न है जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। वहाँ पे क्या दिया था? नंबर दिया था 5, 10 और 16 और क्वेश्चन मार्क दिया था, उसका आंसर 60 आया था। उसी तरह सेम पैटर्न का ये भी क्वेश्चन है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि वहाँ आपका नंबर दिया था, यहाँ पे आपका शब्द दिया है। ठीक है, और एक और तरह से प्रश्न बन जाता है, कई दफ़ा आपको अल्फ़ाबेट दे देगा। ठीक है, तो तरीका सेम ही होता है। हमें ये देखना होता है कि जो भी 2 पेयर दिया होता है ना, उसमें लॉजिक क्या लग रहा है, एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड है। ओके, जैसे भी कोरिलेटेड है वैसे क्वेश्चन मार्क और गिवन शब्द में रिलेशन बना करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो देख लेते हैं रंगमंच क्या होता है। रंगमंच पे क्या किया जाता है? आपका रंगमंच जो होता है ना, वहाँ पे मनोरंजन होता है। रंगमंच आप जो होता है, जहाँ पे रंगमंच किस लिए होता है? मनोरंजन के लिए होता है। रंगमंच जो होता है किस लिए होता है? मनोरंजन के लिए। उसी तरह मंदिर किस लिए होता है? मंदिर जो है किस लिए होता है? होता है पूजा करने के लिए होता है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। मंदिर किस लिए होता है? पूजा के लिए। जिस तरह से रंगमंच किस लिए होता है? रंगमंच में मनोरंजन का काम होता है, उसी तरह मंदिर में पूजे का काम होता है। सिंपल सा प्रश्न है। ओके,
रंगमंच की बात करें तो आपको रंगमंच शब्द में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो अगर जो लोग आप लोग बिहार से होंगे, जो भी डियर बिहार से होंगे, तो सोनपुर का नाम सुने होंगे। सोनपुर में पशुओं का मेला बहुत बड़ा लगता है। वहाँ पे आपका ये थिएटर करके चलती हैं नाच वाले, मतलब उनके पास थिएटर होता है, जैसे शोभा सम्राट हो गया तो उनको थिएटर बोला जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि नाच गाने का कार्यक्रम होता है, तो उसको रंगमंच आप बोल सकते हैं, ठीक है, उसको रंगमंच बोल सकते हैं। या फिर और इसको एलेबोरेट मैं करना चाहूँ तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से तो कोई देख नहीं रहा होगा मेरा वीडियो, पाकिस्तान से अगर कोई होगा तो वहाँ पे भी थिएटर होता है, और वहाँ पे थिएटर होता है तो वहाँ पे भी जो पाकिस्तानी सॉन्ग्स होते हैं तो उस थिएटर में उस पर डांसर लोग डांस वगैरह करते हैं, ओके। या तो फिर वहाँ की शादियों में एक वर्ड यूज़ होता है मुजरा, तो फिर उसको भी आप रंगमंच कार्यक्रम बोल सकते हैं। वो ऐसा सारा कार्यक्रम जिससे कि पीपल एंटरटेन हो रहे हैं, उन सारे कार्यक्रम को हम रंगमंच कार्यक्रम बोल सकते हैं, ठीक है। वो सारे मंदिर चाहे छोटे हो या बड़े हों, एक ही काम के लिए तो यूज होते हैं ना। किस लिए होते हैं? पूजा के लिए। पूजा ही तो होता है ना, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे विश्वनाथ जी का मंदिर हो, हर जगह जाते हैं। चाहे आपके गांव के किसी छोटे मंदिर की बात हो, हर जगह लोग जाते हैं तो वहाँ पे जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, दिया बत्ती अगरबत्ती बारते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 14-13 बराबर 9 तथा 27-36 बराबर 18 हो तो 46-31 का मान हमें बताना है। एक बात समझ जाइएगा कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो अपने आप में प्रश्न ठीक ठाक बनता ही है, लेकिन जो करने का हमारा अप्रोच होता है ना, वो सिंपल ये होता है कि जो भी साइन दो शब्दों के बीच में दिया होता है, जैसे यहाँ पे जो दो, यहाँ पे आपको हैज़ दिया है ना, इसका मतलब सिंपल ये है ना कि हैज की जगह 4 चीज़ें आएंगी, या तो प्लस आएगा, या तो माइनस आएगा, या तो गुणे आएगा, या तो डिवीजन, ओके। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए एकदम बिल्कुल। या तो हैज़, अब कई दफ़ा ये होगा ना कि हैज़ तो यहाँ एक ही जगह दिया है, कई दफ़ा ऐसे दे देगा 3 और 3 स्टार 4 हैज़, ऐसे मतलब 5। यहाँ तो एक ही आपका साइन है, लेकिन यहाँ इसमें 2 साइन दे देगा, फिर इक्वल कुछ कर देगा। तो यहाँ पे भी सेम बात होती है, जो स्टार और हैज़ है ना, यहाँ पे 4 चीज़ों में से ही कुछ आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, फिर हमको आगे आप लोग सोचिएगा कि करना क्या है। तो एक चीज़ समझिए, 14 और 13 है, तो 14 और 13 की बात करें अगर प्लस हम लोग रखते हैं, 14 + 13 हैज की जगह, तो 27 आ जाएगा, और 27 तो इक्वल में है नहीं है ना, बिल्कुल। तो फिर तो कैसे होगा, ओके, नहीं बनेगा। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 9 आ गया, तो इसको सम कर लेते हैं, 7 6 13, 3 2 5 1 6, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा, ना कि 18। यानी प्लस करने पे तो बन नहीं रहा है, नहीं बन रहा ना, और इंटू करेंगे तो बिल्कुल भैया नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा? बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। और माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस हमने कर ही लिया है, डिवीजन करेंगे तो कटेगा नहीं। यानी कहीं ना कहीं प्लस माइनस गुणे रखने पे तो बिल्कुल कुछ बन ही नहीं रहा है, कुछ गेम बन ही नहीं रहा। तो चलिए कुछ और सोचने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 14 और प्लस ही मैं करता हूँ इनके आपके हैज़ के पास, ओके, इसको 9 कर लेते हैं। 14 की जो डिजिट दिए हैं ना, इनको मैं सम कर लेता हूँ, तो 1 और 4 कितना हो गया? 5 हो गया। 5 + 13 के डिजिट का सम कर लेते हैं तो 4 आ गया, और 5 4 कितना? 9, यानी 9 बराबर 9। यानी हो क्या रहा है, समझिएगा ध्यान से, कि जो 2 संख्याएं दी गई हैं ना, उनका डिजिट सम करने पे इक्वल 9 आ रहा है। तो सेम चीज़ 27 36 में कर लेते हैं, डायरेक्ट कीजिएगा। 7 2 9 प्लस, ठीक है, 6 3 9 9 9 18 18 बराबर 18। यानी ये चीज़ क्लियर हो गया, क्योंकि दोनों में 2 जगह दिया है, तो दोनों में हमको एक ही चीज़ को जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, तभी तो हम तीसरे में जिसमें पूछ रहा है उसी तरीके से सॉल्व करके लाएंगे, बिल्कुल देखना पड़ेगा। तो यहाँ भी कर लेते हैं, 6 4 10, ठीक है, प्लस 3 1 4, और 10 4 14। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे? 14। 14 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आपको ए दिया है कोट, बी दिया है घड़ी, और सी पत्र दिया है। ये 3 शब्द दिए हैं। इन 3 शब्दों से हमें एक डायग्राम बनाना है
क्या फ्रेम डायग्राम कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसा प्रश्न हमें जब मिलता है तो हम ये देखते हैं कि कौन सा तीनों में से शब्द कॉमन है। कॉमन इन द सेंस कि उसके अंदर हम किसी को रख सकते हैं, या ऐसा शब्द जिससे किसी और शब्द से संबंध है, कुछ रिलेशन बना सकते हैं, तो वो शब्द क्या होता है, कॉमन होता है। कोट और घड़ी पत्र में कोई संबंध है, कोई संबंध नहीं, ना ही कोई कॉमन है। जब संबंध नहीं बनेगा तो कोई कॉमन होगा नहीं। क्या कोट घड़ी से संबंधित है, ध्यान से समझिएगा, क्या कोट घड़ी से संबंधित है, नहीं। क्या कोट पत्र से संबंधित है, नहीं। क्या पत्र घड़ी से संबंधित है, नहीं। क्या पत्र कोट से संबंधित है, नहीं। तो तीनों के लिए संबंध नहीं है, तो तीनों के लिए ना कॉमन है, तो तीनों के लिए हम अलग अलग डायग्राम बनाएंगे। यहाँ आपका कोट हो जाएगा, यहाँ आपका घड़ी हो जाएगा, यहाँ आपका घड़ी हो जाएगा, और यहाँ आपका पत्र हो जाएगा। यानी कि ऐसा मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि तीनों शब्दों में एक दूसरों में कोई भी संबंध है ही नहीं ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं, कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए हमें ऐसा कुछ डायग्राम बनाना पड़ेगा। और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक पासे के 4 रूप नीचे दिखाए गए हैं। इस पासे में अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। डाइस का प्रश्न है, और इस प्रश्न, ये मज़ेदार प्रश्न इसलिए भी है ना क्योंकि जो मैं आपको तरीका बताऊंगा ना, आप इसको 1 सेकंड में सॉल्व करके निकलेंगे। 1 सेकंड। आज तक मैं किसी प्रश्न के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे, लेकिन इस प्रश्न को आप 1 सेकंड में सॉल्व करके चले जाएंगे। और कुछ मेरे प्यारे बच्चे जो होंगे जिनको कई बातें पता नहीं होंगी, तो वो 15 सेकंड में करके निकलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि आप भी 15 सेकंड वाले तरीके से कर लेंगे। और एक से देखिए, जब 2 आपके पास ऑप्शन हो तो आपको ऑप्शन वो चूज करना है ना कि जिसमें कम समय लगे, क्योंकि कंपटीशन समय का ही तो गेम है ना। बिल्कुल, तो दोनों मैं तरीका बताऊंगा, 1 सेकंड वाला भी और 15 सेकंड वाला भी। एक बात क्वेश्चन को करने से पहले ध्यान से समझिएगा कि 2, अगर मान लीजिए, बात समझिए ध्यान से, अगर 5 और 1 एक दूसरे के एडजेसेंट हैं कि नहीं, यानी अगल बगल फलक पे हैं कि नहीं, तो क्या 5 1 के अपोजिट आ सकता है, यानी विपरीत फलक पे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। 5 और 2 क्या हैं, एडजेसेंट हैं कि नहीं, यानी विपरीत फलक पे हैं। विपरीत मतलब कि अगल बगल में हैं कि नहीं, अगल बगल के फलक पे। तो क्या 5 और 2 कभी एक दूसरे के विपरीत आ सकते हैं क्या। क्या 5 2 के विपरीत फलक पर आ सकता है, नहीं आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो बात समझिएगा, इस बात को आप लोग ध्यान से रखिएगा दिमाग में कि कोई भी अगर 2 अंक एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, या ऐसे बोलिए कोई भी 2 एडजेसेंट फलक पर अंकित अंक एक दूसरे के कभी भी विपरीत नहीं हो सकती हैं। ओके, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि 4 के विपरीत सतह पर, तो अब देखिए, पहले डाइज में 4 है क्या, नहीं है। दूसरे डाइज में 4 है क्या, नहीं है। तीसरे डाइज में 4 है, बिल्कुल है। तो 4 के एडजेसेंट फलक पे 6 और 5 है, तो क्या 6 5 अपोजिट आएगा, विपरीत फलक पे नहीं आएगा। तो 5 ऑप्शन डी का तो होगा नहीं, 6 नहीं दिया है। चौथे में देख लेते हैं, चौथे में 4 दिया है क्या, बिल्कुल दिया है। और 4 के एडजेसेंट में 3 और 2 हैं, तो क्या ये विपरीत फलक पे आएंगे, नहीं आएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन केवल एक ही बचता है और बाकी 3 एलिमिनेट हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। ओके, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो इसको आप विपरीत फलक निकाल करके भी सबका कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं सलाह दूंगा कि आप कीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप 2 डाइस कोई ऐसा पकड़िए जिसमें क्या हो कि एक नंबर क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, जैसे आपका डाइस 3 और डाइस 4 में केवल 4 कॉमन है कि नहीं। अब यहाँ से 4 से क्लॉकवाइज चलिए, तो 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपका 5 के विपरीत 3 हो जाएगा, ठीक है, और 6 के विपरीत 2 हो जाएगा। तो बचा क्या, 4 और 1 बचा, तो 4 के विपरीत 1 हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसे करने का सलाह बिल्कुल आपको नहीं दूंगा, क्योंकि जब हमारा बेसिक कंसेप्ट से प्रश्न हम बना के इसको 1-2 सेकंड में चले जा रहे हैं, तो हम इसको विपरीत फलक से क्यों करें, सबका अपोजिट हम क्यों निकालें। समझ पा रहे हैं कि नहीं। ऐसा प्रश्न पूछता है। एक और प्रश्न बनता है स्टैंडर्ड डाइज से, वो भी बहुत तगड़ा प्रश्न बनता है, आएगा आगे तो मैं बताऊँगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि प्लस का अर्थ भाग्य, गुणे का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुणे और भाग्य का अर्थ माइनस हो, तो नीचे लिखे गए समीकरण में से कौन सा समीकरण सत्य है।
अपने आप में बेहद ही बहुत खतरनाक प्रश्न है। मैं खतरनाक इसको क्यों बोल रहा हूँ, दिख तो इजी रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा प्रश्न जो दिखने में इजी हो लेकिन आपका टाइम ज़्यादा ले तो समझिए कि वो खतरनाक प्रश्न है। उसमें अब हमें ये सोचना होता है कि कैसे कम समय में हम उस प्रश्न को कर सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न को करने का कम समय में कोई हथियार ही नहीं है। अगर आपका किस्मत सही है तो आप कम समय में लेके करके निकल जाएंगे। एसएससी में ऐसा एक क्वेश्चन पूछता है, और किस्मत खराब है तो आपका ये 2 मिनट क्वेश्चन भी ले लेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ समझिएगा। भाई पूछे हैं कि चारों में से कौन सा सही होगा जब हम इस बात को रखेंगे कि प्लस का अर्थ भाग्य है, यानी जो जिस साइन से डिनोट कर रहा है हम सारा चेंज करके ऑप्शन ए चेक करेंगे। अगर सेटिस्फाई करेगा तो ऑप्शन ए सही होगा, अगर नहीं होगा तो गलत। बीच करेंगे, सी करेंगे, डी करेंगे, हमें चेक करना पड़ेगा ना एक एक पकड़ के, तब तो पता चलेगा कि कौन होगा, कौन सही बन रहा है, वो हमारा कौन सा समीकरण सत्य हो रहा है उसको हम राइट करके निकलेंगे। तो कोई ऐसा जादू तो है नहीं कि हमें पता है कि बी होगा, बी हम बदल करके साइन और करके निकल जाएंगे। देखिए इसको करने का कोई तरीका है ही नहीं, एक ही तरीका है, बिल्कुल जो एक ही तरीका है कि आप थोड़ा टाइम सेव कर सकते हैं। जनरली लोग इस प्रश्न को कैसे करते हैं, डियर बच्चे भी कैसे करते हैं, उनकी भी मजबूरी होती है, वो क्या ही करें। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमारा यही होता है कि कोई बात नहीं भैया, जैसे जैसे बोल रहे हैं तो ऑप्शन ए में साइन चेंज करके देख लेते हैं। ऑप्शन ए में साइन चेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे, अगर ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन तो हमारा सही हो गया, हम चले गए। नहीं तो ऑप्शन बी चेक किए, पुनः देखें, अगर बन रहा है इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगला चेक किए, सी किए, नहीं तो डी किए। कौनो ना कौनो चारों में से तो सेटिस्फाई हो ही जाएगा। जब 4 में से एक सही है तो प्यारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, लेकिन गलत वो नहीं करते हैं, बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा गलत करते हैं। लेकिन एक काम मेरे लिए कि ज़रूर कीजिए, जब भी आपकी मजबूरी हो जाए, कि उनको छोड़ना ही पड़ेगा, तो किसी और को जब चुनिए, ठीक है ना, तो थोड़ा समझ करके चुनिए। मेरे कहने का मतलब ये था, जब हमारी मजबूरी हो गई है कि हमको एक एक ऑप्शन देखना ही पड़ेगा, तो आप कभी भी ऐसा गलती मत कीजिएगा कि ऑप्शन ए पहले चेक करिए, पुनः ऑप्शन बी करिए, पुनः ऑप्शन सी करिए, डी करिए, ऐसे नहीं। आप रेंडमली ऑप्शन पकड़िए। आप पहले ऑप्शन सी कर लिए, अगर नहीं सेटिस्फाई हो रहा तो ए कीजिए, ए नहीं हो रहा तो डी कीजिए। ऐसे रेंडमली करने से क्या होता है कि मान लीजिए आप ए से चेक करना शुरू कर दिए और राइट आंसर डी है, तब तो फंस गए ना। और ऐसे रेंडमली करेंगे, ए के बाद सी कर लिए तो सी सही निकला तो आप करके निकल गए। तो ये बेसिक बात है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। हम लोग ऑप्शन ए को ही पकड़ के करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए को ही पकड़ के करते हैं। हम लोग साइन चेंज कर लेते हैं यहीं पे। प्लस का अर्थ क्या है, डिवीजन है, बना लेते हैं। गुणे का अर्थ क्या है, प्लस है, बना लेते हैं। और माइनस का अर्थ क्या है, गुणे है। और भाग्य का अर्थ माइनस कर लेते हैं। 6 छछैया 36, 6 × 3 + 5 - 3 बराबर 20। और ये 20 हो गया, तो 36 18, और 18 5 कितना हो गया, 23 हो गया। डायरेक्ट लिख लेते हैं। और 23 - 3 बराबर 20, यानी कि 23 में से 3 गया, 20 बराबर 20। कितना आ गया, 20 बराबर 20, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब MN रेखा पर दर्पण रखी जाती है तो निम्न आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब चुनें। एक प्रश्न एसएससी में पूछता ही है, मिरर इमेज से एक प्रश्न आता ही है, बिल्कुल फिक्स होता है। और कई दफ़ा क्या होता है ना कि यहाँ जो इमेज दिया गया होता है थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया होता है, और फिर उसका मिरर इमेज बनाने में 4 ऑप्शनों में ढूंढने में कई दफ़ा हम गलती कर जाते हैं। और अक्सर जो एग्ज़ाम होता है हमारा ऑनलाइन होता है, तो ऑप्शन 2 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा, तो इसलिए और दिक्कतें होने लगती हैं। जब चारों ऑप्शन दिखते हैं तो आसानी से आदमी एलिमिनेट कर लेता है, तो फंस जाते हैं। यहाँ तो ईजी है, कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं। लेकिन जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले ना और सारे ऑप्शन आपको दिखे ना, तो मैं सलाह देता हूँ कि आप लोग क्या करिए, ऑप्शन एलिमिनेट करिए। ऑप्शन डी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है। इसमें 3 आपके स्क्वायर बन रहे हैं, इसमें बिल्कुल प्लेन दिया है। सी भी नहीं बन सकता है, सेम डी की जगह है। या तो ए बनेगा या तो बी बनेगा। अब बी तो हो नहीं सकता भैया, उल्टा कैसे बनेगा, या ऐसे थोड़ी नीचे थोड़ी बनेगा। जब हम इसको बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा ना, जब इसका मिरर इमेज बनेगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा ना, ऐसे कुछ ऐसे बनेगा ना, न कि उल्टा बनेगा। तो इस तरह का किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। आपका सिलॉक्स का प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है, स्टेटमेंट दिए हैं कि सभी लिफाफे क्या हैं, छाते हैं, और सभी छाते चाक हैं, और निष्कर्ष दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपका कथन दिए हैं, कथन से डायग्राम बना लेंगे, फिर हम लोग निष्कर्ष देखेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सा सही हो सकता है। बोले हैं सभी लिफाफे क्या हैं, छाते हैं। ठीक है, सभी लिफाफे, लिफाफे को एल से, छाते हैं, छाते को मैं CH से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, और सभी छाते चाक हैं, सभी छाते क्या हैं, CHAK चाक हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ चाक लिफाफे हैं। बोल रहे हैं कुछ चाक लिफाफे हैं, बिल्कुल बात सही है भैया, क्योंकि चाक के अंदर लिफाफा है तो कुछ चाक लिफाफा बिल्कुल है। दूसरा बोला जा रहा है कि कुछ छाते लिफाफे नहीं है, कुछ छाते लिफाफे नहीं है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ छाते क्या हैं, लिफाफे नहीं हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष ए निकलता है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।